कहानी पूरी से शुरू होती है। उड़ीसा आप जानते हैं और भुवनेश्वर उसकी राजधानी है पूरी। मैं कई बार गया हूँ और जगन्नाथ मंदिर भी है वहाँ पे, तो उसकी एक अलग अहमियत है। एक लड़का था नाबा किशोर और एक लड़की छवि रानी। छवि रानी पुरी में ही रहा करती थी और उसका जो भाई था वो कृष्ण बलराम मठ है एक पुरी में ही, उसका इंचार्ज था छवि रानी का भाई। और ये लोग पुरी में अपनी एक सादी जिंदगी बिता रहे थे। इन्हीं के घर में तभी एक किराएदार आकर रहता है जिसका नाम था नाबा किशोर महापात्रा। संस्कृत की पढ़ाई कर रहा था। घर में रहने के दौरान छवि रानी और किशोर महापात्रा में प्यार हो जाता है। किशोर अच्छा लड़का था, घर वालों को भी मंजूर था, छवि रानी के भाई और बाकी फैमिली के लोगों को भी, तो उन्हें कोई एतराज भी नहीं था। और उसके बाद इन दोनों की बड़ी धूमधाम से जगन्नाथ मंदिर में ही शादी कर दी जाती है। अब छवि रानी और किशोर दोनों बड़ा खुश अपनी शादीशुदा जिंदगी से, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त किशोर पढ़ाई कर रहा था संस्कृत का, छवि रानी भी घर में थी, काम दोनों करते नहीं थे। शादी के बाद जिम्मेदारी आ गई, तो अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए फिर जो किशोर है, किशोर महापात्रा, ये तय करता है कि वो अब यहां से निकलेगा और कुछ रोजी रोटी कमाएगा। तो शादी करने के बाद किशोर अपने गांव जो वहीं उड़ीसा में ही था, एक दिया साही है, वहां आ जाता है और वहां रहने लगता है। उसके बाद कामकाज की तलाश करता है, कामयाबी मिलती नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इस गांव में ऐसा कुछ है नहीं, तो एक दूसरा गांव है बिरडी, तो तुम बिरडी चले जाओ और वहां पे कुछ तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए कुछ शायद चीजें हो जाए। तो फिर किशोर अपनी पत्नी छवि रानी को लेकर ये बिरडी गांव पहुंचता है। बिरडी गांव में पहुंचने के बाद ये एक छोटी सी एजेंसी खोलता है और वहां आसपास के जितने भी अखबार छपते थे या बाहर से आते थे, जो भुवनेश्वर, कटक या फिर उड़ीसा के बाहर के, उनको वो बेचना शुरू कर देता है। सुबह सुबह सिर्फ बेचता नहीं था बल्कि घरों में भी लोगों के भेजता था। तो एक तरह से अखबार का काम उसने शुरू किया, अखबार की एजेंसी के जरिए, और इस काम में छवि रानी भी उसकी मदद करने लगी। दोनों अपना अखबार की एजेंसी, सुबह सुबह सवेरे उठते, घरों में अखबार पहुंचाते। लेकिन इस अखबार को बेचने और अखबार पहुंचाने के चक्कर में यह हुआ कि इन दोनों को खबरों से प्यार हो गया। फिर इन दोनों ने कहा कि जो हम लोग अखबार बेचते हैं या लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, तो क्यों ना हमारी खबर भी अखबार में छपे। तो जर्नलिज्म की तरफ झुका हुआ इन्होंने थोड़ी बहुत जो वहां के लोग थे उनसे सीखा, और इसके बाद दोनों ने कहा कि हम अब जर्नलिज्म करेंगे। तो फिर उसी वक्त एक अखबार शुरू हुआ था वहां पे, उसका नाम था प्रगति बड़ी। इस अखबार में किशोर कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे काम करने लगा। और एक दूसरा अखबार था जो जिसका हेडक्वार्टर था कटक में, उसका नाम था दुर्मुखा। इस दुर्मुखा अखबार से छवि रानी जुड़ गई। तो दोनों मियां बीवी अब कॉरेस्पॉन्डेंट हो गए। सुबह ये लोग अखबार आता, उसको बेचते, घरों में पहुंचाते, और शाम को उसी अखबार के लिए ये खबरें लिखते। अब यहां से इनकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। किशोर निहायत ईमानदार, जर्नलिज्म के प्रति पूरी तरह से, पेशे के प्रति वफादार। तब उसने जब खबर लिखनी शुरू की तो इस बिरडी गांव के बारे में भी खबर लिखनी शुरू की, जो लोगों की परेशानियां थी, जो लोगों की चीजें थी। तो इस खबर लिखने के दौरान धीरे धीरे उसकी सच्चाई से कई सारे लोग उसके दुश्मन होते गए। और इन सब में सबसे बड़ा जो दुश्मन बना उसका एक नाम था राजू राव डोरा। ये इस बिरडी गांव का सबसे अमीर शख्स था। इसके बहुत सारे धंधे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये वहां के लोगों को, क्रिमिनल को, नेताओं को उधार पे या वैसे ही ऑब्लाइज करने के लिए पैसे दिया करता था। और राजू राव डोरा का साइड का काम यह था कि वो तमाम 2 नंबर के काम करता। सीमेंट में वो राख मिलाता, उसको बेचता। जो उड़ीसा में बहुत सारी चीजें होती तो उसमें गरीबों के लिए जो राशन आता, चावल आते, जो मुफ्त में बांटना था, वो सरकारी अफसरों से मिलकर ये उनको बाकायदा बेचता ले जाकर सरकारी दुकानों में। इन सारी चीजों का पर्दाफाश करना शुरू किया किशोर ने अपने अखबार में, और इससे ये सारे नेता जो है ये उससे थोड़ा भड़कने लगे। जो राजू राव डोरा था इस गांव का सबसे अमीर शख्स, इसके खिलाफ सबसे ज्यादा छपना शुरू हुआ। तो राजू राव डोरा के सर पे जो हाथ था, उस वक्त वहां पे कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के 2 नेता थे जो इस बिरडी गांव के थे। उनमें से एक, उसका नाम था दिवाकर नायक, ये प्रेसिडेंट था बिरडी कांग्रेस का, ब्लॉक प्रेसिडेंट। और दूसरा था नंदा मोहंती, ये वर्किंग प्रेसिडेंट था इसी गांव का। ये दोनों राजू डोरा इसके लिए भी काम करते, पैसे देते थे। तो जब राजू डोरा के खिलाफ खबरें छपनी शुरू हुई तो ये दोनों जो नेता थे ये फिर किशोर को अपने लोगों के जरिए धमकाने लगे, कहने लगे ये सब खबरें मत करो। लेकिन वो अपनी सच्चाई के रास्ते पे चलता रहा, खबरें लिखता रहा। इसी दौरान तंग करने के लिए एक बार उसके घरों में इन लोगों ने लोगों को भेजा और इसके घर से बहुत सारी चीज लूट कर ले गए जो उन्होंने जमा किया था। उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई, 3 लोग पकड़े गए, उनमें कांग्रेसी भी थे जो वर्कर वहां। तो कुछ जेल गए, बाद में जेल से बेल पे बाहर आ गए और इसका लिखना जारी रहा। ये सब कुछ चल रहा था और धमकियां मिल रही थी। इसी दौरान में वो तारीख आती है जिस तारीख ने इस केस को न सिर्फ उड़ीसा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे ला दिया और लोग आज भी उसे याद रखते हैं।
दोनों मियाँ बीवी अखबार में काम कर रहे हैं, सुबह अखबार बेचते हैं, शाम को उसी अखबार में खबर लिखते हैं। इस दौरान में करीब 2 साल हो गए थे इनकी शादी को, एक बेटा भी हो गया जो करीब 6 महीने का था। 3 अक्टूबर 1980 की तारीख आती है, 3 अक्टूबर 1980। धमकियां वमकियां लगातार मिल रही थी। उस दिन सुबह सुबह अखबार बांटने के बाद इन मियाँ बीवी को कटक जाना था, और कटक इसलिए जाना था क्योंकि छवि रानी का जो अखबार का हेडक्वार्टर था वो कटक में था, और कटक से उसे अपना आईडी कार्ड उठाना था दफ्तर जाकर। तो किशोर ने भी कहा कि हम साथ चलते हैं, और बेटा 6 महीने का कहीं और छोड़ नहीं सकते थे। तीनों पति पत्नी और 6 महीने का बच्चा ही सुबह कटक जाने के लिए तैयार होते हैं। घर से 6:30 बजे निकलते हैं कि फटाफट जाएंगे, दोपहर तक लौट आएंगे। और सुबह सुबह चूंकि जल्दी था तो घर में कुछ नाश्ता भी नहीं बनाया, इन्होंने कहा बाजार में खा लेंगे। ये बाजार में जाकर एक छोटे से हलवाई की दुकान पे दोनों बैठते हैं, ऑर्डर देते हैं। इसी दौरान 5-6 लोग वहां आ जाते हैं। आने के बाद वो किशोर से कहते हैं कि 7:30 से पहले, अभी 6:30 का टाइम हो रहा था, तुम आकर नंदा जो मोहंती है, कांग्रेस का जो लीडर है, उससे मिलो, और अगर 7:30 तक तुम नहीं मिले तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। ये दोनों बताते हैं कि मैं कटक जा रहा हूं, जरूरी काम है, दोपहर तक लौट आएंगे, शाम को मुलाकात कर लेंगे। लेकिन वो मानते नहीं है और ये कहते हैं कि तुम्हें मिलना है। फिर इन्हें लगता है उनके तेवर देखे कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए फिर ये वापस घर लौट आते हैं और कहते हैं कटक आज नहीं जाएंगे, और मिल ही लेते हैं। ये जैसे ही घर पहुंचते हैं, तभी जब घर के अंदर दाखिल होते हैं, पीछे पीछे में वही 5-6 लोग इनके घर में दाखिल हो जाते हैं, और उसके बाद चाकू की नोक पे छवि रानी को बुरा भला कहते हैं, अंदर करते हैं, और जो पति है उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, किशोर महापात्रा की। काफी पिटाई करने के बाद इसी दौरान में वहां पे जो पीटने के लिए आए थे और भी लोग पहुंच गए। उसमें सुधीर परिदा नाम का शख्स था जो कांग्रेस का नेता था, और एक और था जो वहां का शराब का माफिया का डॉन था जिसका नाम था वीर मानिया। ये लोग भी पहुंचते हैं और इसको पीटना शुरू कर देते हैं। फिर नंदा मोहंती वहां पहुंचता है, और नंदा मोहंती खुद कहता है कि एक काम करो, इसको लेकर कांग्रेस के दफ्तर चलो जो उसी बिरीटा गांव में था। इसके बाद पूरे रास्ते पिटाई करते हुए किशोर को कांग्रेस के दफ्तर में लाया जाता है, और फिर वहां बैठाकर उसको बुरी तरह पीटा जाता है। और पहली बात ये होती है कि तुमने जो घर में चोरी हुई थी उसकी जो FIR दर्ज की थी उसमें इन कांग्रेसी नेताओं का नाम क्यों लिया और बाकी का नाम क्यों लिया, तो उसको वापस लेना है। उसके बाद सारी पिटाई होती रही। सुबह से दोपहर हो गया, सारे चले गए, लेकिन इसको कांग्रेस के उसी दफ्तर में बंद करके चले गए। शाम करीब 5 बजे दोबारा ये आता है नंदा मोहंती, दरवाजा खुलता है, अंदर ये बैठा हुआ है किशोर। उसके बाद उसे धमकाते हैं आखिरी बार, और कहते हैं कि अब एक धमकी तुम्हारे लिए और है कि आज रात से पहले पहले तुम ये गांव खाली कर दो, और अगर तुम पति पत्नी इस गांव में दिखाई दिए तो अंजाम बुरा होगा। तो इस पे कहता है ये किशोर कि चूंकि एक तो बहुत बुरी तरह से पिटाई हो गई थी, जख्मी था, शाम के 5:30 बज चुके, उसने कहा रात को कहाँ जाऊंगा, आप मुझे सुबह तक की मोहलत दे दीजिए, मैं गाँव छोड़ दूंगा। बट वो कहता है कि नहीं, तुमको आज रात को ही छोड़ना है गाँव। इसके बाद किसी तरह से लंगड़ाते गिरते पड़ते किशोर अपने घर पहुंचता है। बीवी वहां छवि रानी परेशान इंतजार कर रही है, उसकी इस हालत को देखती है, वो खटिया पे गिर जाता है, लेकिन फिर बताता है कि ऐसे से धमकी मिली है, गांव छोड़ना है। वो कहती है इस हाल में कैसे जाओगे, लेकिन कहता है मजबूरी है। आखिर में लगता है कि वो लोग शायद कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम गाँव छोड़ देते हैं। 5:30 बजे से छोड़ा गया था, 6 बजे के आसपास ये लोग अपनी फैसला करते हैं, और इसके बाद 7 बजे के आसपास तीनों घर से निकल जाते हैं। चूंकि किशोर घायल था, छवि रानी अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में लेती है, घर का सारा सामान वहीं छोड़ देती है, कोई सामान नहीं लेती है, इस उम्मीद में कि शायद मामला ठंडा हो जाएगा, दोबारा वो आएंगे या फिर दोबारा कभी आकर सामान ले जाएंगे। तो घर में ताला लगाते हैं और कोई भी सामान बिना उठाए ये तीनों पति पत्नी और 6 महीने का बच्चा घर से निकल लेते हैं और चल देते हैं। अंधेरा हो चुका था। घर से निकलने के बाद ये गांव के बाहर पहुंचते हैं। गांव के बाहर वहां पे एक बिलुवाखाई नदी है, जो गांव की जहां से बाहरी शुरुआत होती है। उस नदी को पार करते ही पहले तीनों वहां पे रुकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बुरी तरह से मारा गया था किशोर को। वो हाथ मुंह धोता है, पानी पीता है नदी का। इस दौरान छवि रानी जो है अपने 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाती है। 5 मिनट वहां करीब रुकने के बाद ये फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ था इस नदी को पार किए हुए। अचानक उन्हें पीछे से कुछ लोगों के तेज चलने की आवाज आती है, कदमों की। पलट कर देखते हैं तो टॉर्च की रोशनी में उनको अचानक 6, 7, 8 साया दिखाई देता है जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं। रात का वक्त, गांव से निकल रहे हैं सुनसान, और सुबह से वो सारे हालात देख चुके थे। उन्हें लगा कि ये वही लोग हैं और शायद ये मारने आ रहे हैं। दोनों तेज तेज भागना शुरू कर देते हैं, बच्चा गोद में है, लेकिन उन्हें लग गया था कि बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तभी छवि रानी अचानक अपने बच्चे को किशोर को देती है और कहती है तुम इस बेटे को लेकर भाग जाओ तेजी से और या कहीं छुप जाओ, क्योंकि वो
उनको तब तक मैं संभालूंगी। वो कहता नहीं तुमको मैं छोड़ नहीं सकता। कहती देखो कम से कम हमारा बच्चा जिंदा रहना जरूरी है, तो बच्चे की खातिर तुम्हें भागना पड़ेगा। बहुत वो कहती है। इतनी देर में वो करीब आते जा रहे थे। किशोर को और कोई रास्ता नहीं सूझता। वो अपने बच्चे को गोद में लेता है और वहीं थोड़ा आगे जाकर एक झाड़ी मिलती है, उस झाड़ी में छुप जाता है। इस दौरान में पीछे से 8 लोग आते हैं, छवि रानी को देखते हैं किशोर साथ में नहीं, आसपास में ढूंढते हैं, उनको कोई मिलता नहीं है। फिर वो वापस छवि रानी के पास आते हैं। पीली और लाल रंग की उसने उस साड़ी पहन रखी थी उस दिन। उसके बाद 8 के 8 छवि रानी को चारों तरफ से घेर कर जमीन पे गिराते हैं और फिर उसका गैंगरेप करते हैं। 20 फीट की दूरी से शुरुआत में जब उसकी पत्नी के साथ ये हो रहा था, तब तक जब दोबारा ढूंढने के लिए वो आए तो लगा किशोर को कि अब शायद ये लोग इसे भी मार डालेंगे, तो अपने बच्चे को लेकर वहां से भागता है और फिर भागता रहता है कि कहीं आसपास से जाकर मदद लेकर आएंगे। इधर 8 के 8 छवि रानी को घेर चुके थे। किशोर भागते हुए फिर वहां से दूर निकलता है। बच्चा उसके साथ था, बच्चे के साथ वो जा रहा है और काफी देर के बाद फिर वहां पे कुकुंदारा गांव है, उस पहला गांव जो मिलता है उसको कुकुंदारा गांव ये पहुंचता है बदहवास। वहां उसका एक दोस्त रहता था, चूंकि पड़ोस का गांव था। वो अपने दोस्त को अपने बच्चे को सौंपता है, बताता है उसको हालात। दोस्त कहता है कि मुखिया के पास चलो, गांव के जो मुखिया थे वो उसके पास जाता है, सारी चीजें बताता है। मुखिया भी जानता था किशोर को, क्योंकि वो अखबार में लिखता था, उन लोगों की भी खबरें करता था। मुखिया की आवाज पे एक साथ करीब गांव के 500 लोग जमा हो जाते हैं। 500 के 500 फिर भागते हैं उस नदी की तरफ जहां पे किशोर अपनी पत्नी छवि रानी को छोड़कर आया था। तब तक करीब रात के 10:30 बज चुके थे, ये आना जाना और सब चीजों में। जब भी वहां पहुंचते हैं तो नदी किनारे कोई नहीं मिलता, एक लाश मिलती है और उस लाश की हालत ऐसी थी कि बयान करने की लायक नहीं है। जानवरों की तरह नोचा खसोटा गया और फिर उसको मार डाला गया था। वो छवि रानी की लाश थी। लाश को देख के फिर जो किशोर की हालत हो सकती थी वो हुई। वो बदहवास हो गया, पागल सा हो गया। लोगों ने समझाया। फिर इसके बाद वो वहां से 5 किलोमीटर दूर एक पोस्ट ऑफिस था। किशोर के साथ कुछ गांव वाले गए, पोस्ट ऑफिस जाकर उन्होंने फोन किया। बात चूंकि 1980 की थी और वहां से पोस्ट ऑफिस से उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन किया। पुलिस स्टेशन में जब फोन किया तब इस वक्त तक रात के करीब 1 बज चुके थे। सेकंड अफसर जो उस थाने का इंचार्ज था उसने फोन उठाया। किशोर ने उसको सारी चीज बताई। पुलिस अफसर ने कहा कि ठीक है हम पहुंचते हैं। फोन रखने के बाद ये वापस उस नदी के किनारे पहुंचता है, लेकिन 1 से 6 बज गया, कोई पुलिस नहीं आई। जब सुबह 6 बज गया और पुलिस नहीं आई तो फिर गांव वालों के साथ बात करके, लाश अब भी वहीं पड़ी है, वो निकलता है किशोर और इसके बाद वो पहुंचता है सीधे थाने, जगत सिंहपुर थाना। वहां जाता है तो थाने में कोई अफसर नहीं, जो नीचे के 1-2 बैठे हुए थे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। फिर ये कहता है कि उस अफसर के घर जाते हैं, शायद घर पे हो। वो घर पहुंचता है तो जब उसके घर पहुंचता तो देखता वहां सादी वर्दी में एसपी साहब बैठे हुए हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। जब वहां पे वो बैठे थे उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा तुम थाने पहुंचो, हम लोग पहुंचते हैं। फिर ये बदहवास थाने पहुंचता है, पीछे में चौकी जो थाने का इंचार्ज और एसपी थाने पहुंचते हैं। उसके बाद पूछते हैं तो ये बताता है रात मैंने फोन किया था, इन्होंने कहा था आएंगे, ये पहुंचे नहीं, सुबह हो गई। तो कहते हैं अच्छा ठीक है क्या है, तुम अपनी एफआईआर लिखाओ। ये एफआईआर लिखाता है। जैसे ही एफआईआर लिखाता है उस एफआईआर में जो कुछ नाम थे उसको देख के पुलिस वालों को आपत्ति होती है और वो खास तौर पर नंदा मोहंती का नाम उस एफआईआर से हटवाना चाहते थे, जो कांग्रेस का उस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट था। वहां पे जो चौकी का हेड था, थाने का दरोगा, एसपी बैठे हुए वहां पे और वो कहता है कि ठीक है ये एफआईआर में से ये नाम हटा दो, उसके बाद हम सारी कार्रवाई करते हैं। किशोर जिसकी नजरों के सामने उसकी बीवी को घेरा गया था और शुरुआती बलात्कार करने की कोशिश की गई थी, फिर उसको भागना पड़ा बच्चे को बचाने के लिए। चूंकि उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, लोगों को मालूम था कौन कौन मौजूद है, वो नाम हटाने को तैयार नहीं हुआ। जब वो अपनी जिद पे अड़ा रहा तो दरोगा ने एसपी के सामने उस जो कंप्लेंट लिखवा रहा था और एफआईआर, उसी को फाड़ दिया और बोला कुछ नहीं होगा तुम्हारा जब तक तुम ये नाम नहीं हटाओगे। वो गिड़गिड़ाता रहा, वो नहीं माने, वो वापस आ गया। इस दौरान में जो बाकी के गांव के लोगों को पता चला उनमें भी गुस्सा आया, फिर धीरे धीरे जमा हुए। लाश अब भी वहीं पड़ी हुई है। करीब 3 दिन बीत जाता, 36 घंटा 36 घंटे इंसानी कवायद में बीत गए। 36 घंटे तक छवि रानी की लाश वहीं पड़ी हुई। इस दौरान में फिर गांव के लोग भागते हैं और वो जो राजू डोगरा था, जो विलन था, जिसकी खिलाफ खबर लिखी और ये सारी शुरुआत हुई, उसके घर में आग लगा देते हैं। जब आग लगाते हैं तब फिर पुलिस भी हरकत में आती है। उसे लगता है गाँव वाले अब खुद भी कर सकते हैं। तब 36 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है पहली बार और जाकर छवि रानी की लाश को उठाती है। नसीब अच्छा था कि गांव वाले वहां पे थे, कोई जंगली जानवर नहीं आए, वरना शायद पोस्टमार्टम के लिए लाश बचती ही नहीं। 36 घंटे बाद लाश उठाकर सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम होता है। गवाह सामने था जिसकी पत्नी के साथ जो कुछ हुआ उसने देखा, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। अब यहां से फिर दूसरा खेल शुरू होता है। 36 घंटे बाद लाश तो ले ली, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं, जो नाम बता रहे हैं किसी की गिरफ्तारी नहीं। इस दौरान में गांव में खबर फैल गई। अब गांव वाले पुलिस का भी घेराव करने लगे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा किशोर के ऊपर नजर रखने या किशोर बयान नहीं इधर उधर दे, उसको इस चीज से रोकने के लिए जो एसएसपी थे
उन्होंने उसको कहा कि सुरक्षा देंगे हम, और सुरक्षा के नाम पर उसको अपने कस्टडी में ले लिया। वक्त बीतता गया, कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर में नाम नहीं हुआ। इस दौरान में एक दिन जब पुलिस सुरक्षा में ही था, किशोर साइकिल पे जा रहा था, एक एम्बेसडर कार रुकती है, उसको किडनैप किया जाता है और एक जगह ले जाया जाता है गुमनाम। वहां ले जाने के बाद उसे कागज पे साइन कराया जाता है, उसके ऑडियो रिकॉर्ड कराए जाते हैं और कहा जाता है कि जो नंदा मोहंती है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और हमारे तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मजबूरी में वो ऑडियो रिकॉर्ड करता है, मजबूरी में वो सारी चीजें लिखता है। उसके बाद उसे फिर एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे बेहोश हो जाता है और उसको कार से वापस एक जगह ले जाकर छोड़ दिया जाता है। बाद में कुछ लोग उसको देखते हैं, होश आता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस इंजेक्शन में पता नहीं क्या था कि उसकी तबीयत बिगड़ती है, खून की उल्टियां होती हैं। 1 महीने तक हॉस्पिटल रहता है। इस 1 महीने तक केस में कुछ नहीं होता। 1 महीने के बाद वो हॉस्पिटल से छूटता है। अब उसके बाद छूटने के बाद वो उस वक्त बीजू पटनायक उनसे मिलता है, जो बड़े नेता थे, सारी चीजें बताता है। वो कहते हैं मैं मदद करूंगा। फिर इसी बीच में प्रगति जो बड़ी अखबार था जिसमें ये काम करता था, उसके संपादक मिलते हैं, वो इसकी स्टोरी को कहते हैं हम छापते हैं और ये अखबार में खबर छपती है। इस दौरान में जो वहां पे डीआईजी थे बाना पांडा और भुवनेश्वर के एसपी बाटा कृष्ण त्रिपाठी, ऐसा एक दिन नहीं, जब वो इसके पास आते और कहते कि तुम इस केस को वापस ले लो, ये नाम सारे नेताओं के हटा दो। लगातार पुलिस का प्रेशर किशोर के ऊपर, लेकिन वो जिद पे अड़ा हुआ था। बाद में फिर उसको धमकी दी गई और उसका पूरा ब्रेन वॉश किया गया। कहा गया कि देखो 50,000 रुपए तक के लालच भी दिए गए। और एक दिन अचानक पुलिस को और एसएसपी सबको लगा कि शायद अब ये बात मान गया है, तो उन्होंने कहा चलो तुम चलकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दो कि इसमें जो कांग्रेस के वहां पे वर्किंग प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट है, इन सब का कोई रोल नहीं है। किशोर को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। पुलिस वाले को यकीन था कि सब कुछ बोल देगा, लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट सामने आता है, किशोर वही बताता है जो सच था। वो उन सारे लोगों के नाम लेता है। पुलिस वालों की हवा खराब हो जाती है। इसके बाद मजबूरन उन्हें केस दर्ज करना पड़ता है, लेकिन फिर एक मौका लेते हैं, कहते हैं कि इसमें से ये नाम हटा दो। और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के 3 दिन के बाद फिर वो एक प्रेस ब्रीफिंग बुलाते हैं, मीडिया को बुलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिसमें किशोर को बुलाते हैं। फिर किशोर को समझाते हैं कि तुम ये नंदा मोहंती और ये जो प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट का नाम हटा दो। ये फिर कहता है ठीक है हटा दूंगा, क्योंकि उसे मौके की तलाश थी किशोर की। मीडिया वाले जैसे ही पहुंचते हैं, प्रेस शुरू होता है, उस वक्त टीवी का इतना वो नहीं था, सारे प्रिंट ही थे। मीडिया के सामने अचानक पुलिस की मौजूदगी में किशोर फिर वही बयान देता है जो सच था, जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने का, और सारे नाम ले लेता है। अब पुलिस की हवा फिर खराब हो जाती है। अब कोई और चांस नहीं था। इसके बाद जब ये सारी चीजें खुली, अखबारों में छपा, तो आखिर में यह मामला लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच इस केस की अब तफ्तीश करती है। ये सारे नाम होते हैं, मामला लोअर कोर्ट में जाता है। लोअर कोर्ट उन 8 के 8 लोगों को, जिसमें ये दोनों कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट शामिल थे, सजा देती है उम्र कैद की, रेप एंड मर्डर के चार्ज में। पर यह मामला बहुत लंबा चलता है कोर्ट में। इस दौरान में लगातार इसको धमकियां मिलती रहती है किशोर को। पर लोअर कोर्ट के फैसले के बाद ये सारे जो 8 थे ये हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करते हैं और हाई कोर्ट से एक चौंकाने वाला फैसला आता है। सारे पुलिस की गवाही और सारी जो एफआईआर केस को जिस तरीके से बर्बाद किया गया था, उन सारी चीजों का फायदा हाई कोर्ट में होता है और हाई कोर्ट 8 के 8 को छवि रानी के रेप और मर्डर के केस से चार्ज से बरी कर देती है और कहती है कि इनमें कोई गुनहगार नहीं है। 8 खुश थे। इधर किशोर को आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। करीब 1 से 1.5 लाख रुपए उसके कानूनी खर्चे में खर्च हो गए थे लड़ाई लड़ते हुए। बेटा बड़ा हो रहा था। इस दौरान में घर वालों ने उसको छवि रानी की याद से उबारने के लिए उसकी दूसरी शादी करा दी, तो वो अलग जिम्मेदारी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो टूट गया। उसे लगा कि शायद कोई फायदा नहीं है, और जिस गांव से उसने किया था उस गांव में कभी दोबारा उसने कदम भी नहीं रखा। कभी कुछ लोग आगे आए। धीरे धीरे अब चीजें जब बहुत सारी बाकी देश में भी होने लगी थी और कुछ ये खबर नेशनल मीडिया पे भी हेडलाइन बनी, और हाईकोर्ट के फैसले ने खासतौर पर एक तरह से चिंगारी का काम किया, क्योंकि हर एक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाईकोर्ट ऐसा कैसा फैसला दे सकती है, जिसमें एक पति जो खुद विटनेस है, जिसकी सामने उसकी पत्नी के साथ क्राइम हुआ, कौन कौन लोग हैं वो नाम बता रहा है, वो सारी जमीन जो हुई है तैयार वो सब कुछ बता रहा है, और उसके बावजूद हाईकोर्ट उनमें से हर एक को बरी कर देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। अप्रैल 2002 यानी 22 साल बाद 3 अक्टूबर 1980 को छवि रानी के साथ रेप हुआ और उसका कत्ल किया गया बेदर्दी से।
उसके 22 साल बाद अप्रैल 2002 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और फैसले में 8 में से 4 लोगों को छवि रानी के बलात्कार और कत्ल का गुनहगार ठहराती है और उन्हें सजा सुनाती है। एक तरह से हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर एक तमाचा था और सुप्रीम कोर्ट ने उस गलत फैसले को सही किया। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है इसमें, एक दूसरा पहलू भी है कि जिन 8 लोगों को बरी किया था हाईकोर्ट ने और जिन 8 लोगों में से 4 को सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगार माना छवि रानी के कातिल के तौर पर, बलात्कारी के तौर पर, उनमें नंदा मोहंती और दिवाकर नायक, मतलब ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस का और वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस का, ये दोनों बरी हो गए। साथ में जो राजू था वो भी बरी हो गया। और सबसे बड़ी बात, जिस उस वक्त थाना इंचार्ज, एसएसपी, डीआईजी, जिन लोगों ने इस केस में तमाम दबाव डाले, प्रेशर डाले, जिन्होंने धमकियां दी किशोर को नाम हटाने के लिए, एफआईआर बदलवाने के लिए, एक भी पुलिस वाले को सजा नहीं हुई।